नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में हमारे अध्ययन का विषय है बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध आशा का अंत, सारांश का और इसके व्याख्या पक्ष का। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम आशा का अंत निबंध के सारांश को समझ सकेंगे। सारांश के साथ ही निबंध के महत्वपूर्ण अवतरणों के व्याख्या पक्ष का अध्ययन कर सकेंगे और व्याख्या पक्ष के साथ ही महत्वपूर्ण अवकरणों के साहित्यिक वैशिष्ट्य का भी मूल्यांकन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आशा का अंत निबंध बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक राजनैतिक व्यंग्यात्मक निबंध है, जिसमें लेखक ने अंग्रेजी शासन के समय की भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आया था, उस समय भारतीय जनता को लॉर्ड कर्जन से बहुत ही अधिक उम्मीदें थीं, लेकिन लॉर्ड कर्जन भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, जिस कारण लोगों के हृदय में उसके प्रति एक गहरा असंतोष, एक गहरे आक्रोश की भावना भरी हुई थी। ऐसे समय में गुप्त जी ने एक छद्म नाम रखकर शिव शंभू के नाम से उसको एक पत्र लिखा और पत्र में लेखक ने लॉर्ड कर्जन को माई लॉर्ड कहकर संबोधित किया और उसके ऊपर, उसकी कार्यशैली के ऊपर अनेक व्यंग्य कसे। प्रस्तुत पाठ में, निबंध में लेखक व्यंग भरे स्वर में कहता है कि उसके अर्थात लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत आने के बाद उसके भाषणों में कुछ भी ऐसा नहीं था जो भारतवासियों को संतोष की भावना दे पाता। जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आ रहा था तो ऐसे में भारतवासियों को उससे अनेक आशाएं थीं। जब व्यक्ति पीड़ित होता है, जब व्यक्ति दुखी होता है, यातना सहने वाला व्यक्ति, उसको सदा एक उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन उसके दुखों का, उसकी पीड़ा का, उसके कष्ट का निवारण अवश्य हो जाएगा। लेकिन जब उसकी उम्मीद भी किसी कारण से टूट जाए और उसके पास कुछ भी शेष ना बचे, तब उसके हृदय में सिवाय आक्रोश के, दुख के, पछतावा के कुछ भी शेष नहीं बचता है। लॉर्ड कर्जन के भारत आने पर कलकत्ता के समाचार पत्रों ने उनके पुनः भारत आगमन पर न जाने क्या क्या छापा था, जिस कारण लोगों के हृदय में पुनः एक बार उम्मीद जगी थी। लोगों ने उन्हें विक्रमादित्य, अकबर, हारून रशीद और नौशीरवियां के समान समझा। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन भारत आए और जब भारतवासी पुनः उनके कार्यशैली से रूबरू हुए, तब उनको समझ में आ गया था कि लॉर्ड कर्जन के अंदर महान व्यक्तियों के जैसा कुछ भी नहीं है, जिस कारण लेखक ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु में कुछ तो ऐसा अवश्य है कि वह यहाँ आने वाले सभी प्राणियों को अपना बना लेता है, लेकिन केवल लॉर्ड कर्जन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने भारत आने से पूर्व बहुत ही बड़ी बड़ी बातें तो की थीं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें तो जताई थीं, लोगों के मन में एक विश्वास की भावना तो जगाई थी, लेकिन जब वह कलकत्ता आया तो कलकत्ता में पांव रखते ही सबसे पहले उसने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्वाधीनता समाप्त कर दी, अकाल पड़ने पर मजदूरी कड़ी कर दी और बाद में अकाल की तरफ से अपना ध्यान हटाकर वह दिल्ली में दरबार करने लगा। इसके साथ ही लॉर्ड कर्जन ने भारत के अनेक उच्च पदों के लिए केवल अंग्रेजों को नियुक्त करने का निश्चय किया। उसको लगता था, या फिर उसकी दृष्टि में भारतीय जितने भी व्यक्ति थे वह इन पदों के योग्य नहीं थे। इस बीच जब उसे वापस अपने देश जाने की इच्छा हुई, जब उसके हृदय में पुनः अपने देश वापस लौटने की इच्छा जागृत हुई, तब सभी भारतीय बहुत ही प्रसन्न थे। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहता है कि लॉर्ड कर्जन पुनः भारत आए और उसने यहाँ पर आने के बाद लोगों के विकास को रोका। वह कहता है कि
आप भारतवासियों का जितना अनिष्ट कर सकते थे आपने किया। आपने स्वयं को भगवान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। जो गिरे हुए व्यक्ति थे उनको और गिराने का प्रयास किया, उनको और अधिक ठोकर मारने का प्रयास किया। लेखक वायसराय से पूछता है कि भारत 1000 वर्ष से विदेशियों का गुलाम रहा, और क्या कोई गुलाम देश किसी स्वतंत्र देश के समान हो सकता है? क्या उसका मुकाबला कर सकता है? यदि हमारा देश स्वतंत्र होता तो वह भी अंग्रेजों का मुकाबला कर सकता, वह भी सत्यवादी और नीतिपरायण बना रह सकता। यदि इंग्लैंड 10 वर्ष भी किसी का पराधीन हो जाता तो उसका क्या हाल होता? लेखक एक प्रश्न लॉर्ड कर्जन के सामने प्रस्तुत करता है। वह कहता है कि भारत एक कर्मवादी देश है, वह कभी भी असत्यवादी नहीं हो सकता। जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे वे सब इस भारत भूमि को भोग रहे थे, उसके सुखों को भोग रहे थे। वे बड़े बड़े भवनों में रहते थे और जो भी चाहें वह भारत का उपभोग करते थे। लेकिन यहाँ का निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अर्थात यहाँ का भारतवासी जो यहाँ का होकर भी किसी आवारा कुत्तों की भांति भूखा प्यासा इधर से उधर भटक रहा था, गर्मी सर्दी के कष्ट उठा रहा था, दुख उठा रहा था, और कितने तो ऐसे गरीब व्यक्ति जो सर्दी के कारण अपने प्राणों को भी त्याग देते थे। लेकिन इसके बावजूद वे किसी को दोष नहीं देते, वो किसी को उल्हाना नहीं देते, वो अपना दुर्भाग्य किसी के ऊपर थोपते नहीं, बल्कि उसको केवल अपने कर्मों का दोष मानकर उन नाना प्रकार के कष्टों को भोगते रहते। ऐसी कर्म पारायण और धर्म परायण जनता को धूर्त कहते हुए विदेश की शासकों को लज्जा आनी चाहिए, उनको शर्म और ग्लानि आनी चाहिए। इसके साथ ही लेखक इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत आए, लेकिन वायसराय होकर भी उन्होंने कभी भी यहाँ के गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ की प्रजा भूखी रही, प्यासी रही, दुखी रही, यातना सहती रही, पर कभी भी किसी ने उनको किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। जब महारानी विक्टोरिया ने भारतवासियों के प्रति अच्छा बर्ताव किया तो देशवासियों ने उसको माँ के समान माना और उसको माँ के समान आदर व सम्मान दिया। उसके पुत्र सम्राट एडवर्ड के प्रति भी लोगों के हृदय में एक भक्तिभाव था, लेकिन उनके प्रतिनिधि बनकर भी कर्जन सारे देशवासियों का अप्रिय बना रहा, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी। यह देशवासियों की पीड़ा का एक कारण बना हुआ था। तो ये था आशा का अंत निबंध का सार, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को शिव शंभू के नाम से, एक छद्म नाम से उसको एक पत्र लिखा और उसको यह बताने का प्रयास किया कि जब वह दूसरी बार भारत आया तो भारतवासियों को उससे कितनी उम्मीद थी, लेकिन उसने भारतवासियों की सभी उम्मीदों को तोड़ दिया और उसकी क्या नीति होनी चाहिए थी और उसने क्या बर्ताव किया, उसका बखूबी वर्णन भाल मुकुंद गुप्त जी ने एक व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत निबंध में प्रस्तुत किया। अब हम चलते हैं उत्साह के अंत पाठ के मूल अवतरणों की व्याख्या की ओर। प्रस्तुत पाठ में लेखक कहता है कि आशा से बंधा हुआ संसार चलता है, रोगी को रोग से, कैदी को कैद से, ऋणी को ऋण से और कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक ना एक दिन अपने क्लेश से मुक्त होने की आशा होती है। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक कहता है कि यह संसार कैसा है? यह संसार एक आशा के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर चलता है। यहाँ पे व्यक्ति को चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, चाहे कितने भी रोग क्यों ना हो, कष्ट क्यों ना हो, शोक क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आशा का संचार रहता है कि एक ना एक दिन रोगी को उसके रोग से मुक्ति मिल जाएगी, कैदी व्यक्ति को उसके कैद से मुक्ति मिल जाएगी, और जो एक ऋणी व्यक्ति है एक ना एक दिन वहाँ अपने ऋण को चुका के उऋण हो जाएगा। और जो एक कंगाल व्यक्ति है, एक दरिद्र व्यक्ति है, उसको भी यह आशा, एक विश्वास रहता है कि कष्ट का यह समय तो अवश्य चल रहा है, वर्तमान तो अवश्य कष्टकारी है, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसका भी जीवन धन्य धान्य सुख सुविधा से परिपूर्ण होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी दुखी व्यक्ति है, जो भी पतित व्यक्ति है, जो भी परेशान व्यक्ति है, उसके अंदर एक ये आशा अवश्य रहती है कि एक दिन उसके सभी दुखों का, संतापों का नाश हो जाएगा और एक दिन उसके जीवन में सुख का सूर्य अवश्य उदित होगा।
चाहे उसे इस जीवन में क्लेश से मुक्ति मिले पर ना मिले, पर आशा के सहारे इतना अवश्य होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्लेशों को झेलता हुआ एक दिन अपने इस क्लेश में जीवन से तो मुक्त हो ही जाता है। क्या कहने का अभिप्राय कि भारतवासियों की ये एक आस्था रही है, एक विश्वास रहा है, एक ये दृढ़ता रही है कि वो अपने कष्टकारी दिनों को आशा के सहारे व्यतीत कर देता है और एक एक दिन करके अंततः उसके जीवन का अंत समय आ जाता है। चाहे उसके जीवन में दुखों का अंत हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन जो उसके मन के भीतर का जो आशा है, जो उसके मन के भीतर का वो विश्वास है, वह उसको उन दुखों से भी पार निकाल देता है। पर हाय जब उसकी आशा पर हाय जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। अर्थात एक व्यक्ति जो आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रहा है, बहुत निष्ठा रखता है, उसको आपसे जब बहुत सारी उम्मीदें हैं, यद्यपि उम्मीदों के सहारे जीवन तो व्यतीत हो जाता है, लेकिन अगर वह उम्मीदें टूट जाती हैं, वह विश्वास टूट जाता है, तब व्यक्ति के पास कुछ भी शेष नहीं रहता है सिवाय दुख के, कष्ट के, पीड़ा के और पछतावे के। आगे लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ों में अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की और दूसरे यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में भी यहाँ की जलवायु नमकीनी ला देती है। मजा तो यह है कि उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारिश का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मानो यह देश नमक से सींचा है। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है कि जब लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आया था। भारत और भारतवासियों के प्रति उसके हृदय में कोई भी दया भाव नहीं था, कोई भी मोह नहीं था। लेखक उसके उसी व्यवहार का मजाक उड़ाते हुए संबोधन शैली में व्यंग करते हुए कहता है कि हे मेरे प्रभु, इस हिंदुस्तान में दो चीज़ों का बहुत ही अधिक प्रभाव है। एक, जो यहाँ की जलवायु है वह बहुत ही अजीब है, बहुत ही विचित्र है, और दूसरा जो यहाँ का नमक है वह भी बहुत ही अधिक विचित्र है। नमक जो कि यहाँ की जलवायु से ही उत्पन्न होता है, वह यहाँ रहने वाले या कहीं भी बाहर से आने वाले शुष्क से शुष्क लोगों के भीतर भी नमकीनी ला देता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे भारत के बाहर से आए, लेकिन यह भारत की विशेषता है कि वह बाहर से आए हुए व्यक्तियों के हृदय में भी अपना स्थान बना लेता है, उनको अपना मान लेता है। साथ ही वह कहता है कि व्यक्ति का अपना पहले जैसा स्वभाव नहीं रहता। यहाँ पर आने के बाद भारत की जलवायु ऐसी है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के लोगों का व्यवहार ऐसा है कि वह व्यक्ति को पहले के जैसा नहीं रहने देता, वह उसको अपना बना देता है। लेकिन कोई बहुत ही अजीब ऐसा विचित्र ही व्यक्ति है कि जिसके स्वभाव में अंतर नहीं आता। अन्यथा हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जिसमें हरी पत्ती तक के नमक के बिना नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कि यह पूरा का पूरा देश सी नमक से सींचा गया हो। भाव यह है कि उसके स्वभाव और गुणों में कोई भी अंतर आ गया, इसका बोध उस व्यक्ति को नहीं होता है। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने नमक, नमकीनी और बेनमक शब्दों में लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। साथ ही व्यंग्य शैली यहाँ पे देखी जा सकती है। इसके साथ ही लेखक ने यहाँ पे तद्भव और तत्सम शब्दावली के साथ विदेशी शब्दों का भी सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है। आगे लेखक कहता है कि किंतु शिव शंभु शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है। वह समझता है कि यह देश नमक की एक मेहरबानी है, इसमें जो पड़ गया वही नमक बन गया। श्रीमन, कभी चाहें तो सांभर झील के तट पर खड़े होकर देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता है वही नमक बन जाता है। यहाँ के जलवायु से अलग खड़े होकर कितनों ही ने बड़ी बड़ी अटकलें लगाईं और लंबे चौड़े मंसूबे बांधे, पर यहाँ के जलवायु का असर होते ही वह सब के सब काफूर हो गए। काफूर होने का मतलब अर्थात दूर होना या फिर मिट जाना। मंसूबे का अर्थ है काल्पनिक योजनाएं और अटकलें का अर्थ है अनुमान। महाखानी अर्थात कोई भी एक विशाल खान। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि यह भारत देश एक ऐसा देश है कि जो भी व्यक्ति इस देश में आता है
उसके ऊपर भारत का प्रभाव एक न एक बार अवश्य पड़ता है। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक अपने छद्म नाम शिव शंभू शर्मा के नाम से कहता है कि फारस के कवि से भी कुछ आगे ही हैं। लेखक के विचार फारस के कवि से भी कुछ आगे ही हैं। वह समझता है, वह मानता है कि यह जो भारत देश है यह एक बहुत ही बड़ी खदान है। इसमें जो भी पड़ जाता है वह नमक बन जाता है, अर्थात वह अपने मूल अस्तित्व को छोड़ देता है। वह लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि श्रीमान वायसराय चाहें तो इस तथ्य का परिपालन करने के लिए, इस तथ्य को परखने के लिए वे सांभर झील के किनारे पर खड़े हो जाएं। वहां पर खड़े होकर वह स्वयं इस बात को देख सकते हैं कि उस झील में जो भी गिर जाता है, जो कुछ भी गिर जाता है, अंत में वह नमक ही बन जाता है, अर्थात वह सदा सदा के लिए अपने अस्तित्व को खोकर उस झील के समान नमकीन हो जाता है। वह अपने गुणों से रहित होकर झील के गुणों से भर जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भारत आता है तो वह यहाँ के विषय में बहुत ही लंबी चौड़ी कल्पनाएं करके आता है, लेकिन भारत की जलवायु, भारत का व्यवहार, भारत के लोगों का व्यवहार कुछ ऐसा है कि जो भी व्यक्ति एक बार इस देश में आता है वह केवल यहीं का बनकर रह जाता है। लेकिन केवल लॉर्ड कर्जन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक के यहाँ के रीति रिवाजों को, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के लोगों को नहीं समझ पाए हैं। वह लंबे चौड़े मंसूबे तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के आगे, यहाँ के लोगों की दृढ़ शक्ति के आगे, यहाँ के लोगों के विचारों के आगे उनके जितने भी मंसूबे हैं वह एक ना एक दिन धरे रह जाएंगे, वे सारे के सारे काफूर हो जाएंगे। अर्थात लॉर्ड जो अभी तक के भारत के ऊपर अपना तंत्र कर रहे हैं, जो अंग्रेजों की सत्ता कायम है, एक ना एक दिन उनकी ये सभी मंसूबे समाप्त हो जाएंगे और भारत पुनः स्वाधीन हो जाएगा। भारत इस पराधीनता की बेड़ियों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इसके आगे लेखक कहता है कि इस देश का नमक यहाँ के जलवायु का साथ देता है, क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है, उसकी तासीर भी साथ साथ होती रही। वह पहले विचार बुद्धि खोता है, पीछे दया और सहृदयता को भगाता है और उदारता को हजम कर जाता है। अंत को आंखों पर पट्टी बांधकर, कानों में ठीठे ठोककर, नाक में नकेल डालकर आदमी को जिधर तिधर घसीटते फिरना है और उसके मुंह खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कराता है। आदमी के मन में वह यही जमा देता है कि यहाँ का खाना, वहाँ की खूब निंदा करना और अपनी शेखी मारते जाना। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक उस समय का वर्णन कर रहा है जब लॉर्ड कर्जन भारत आते हैं। वो भारत में रहकर भारत की ही सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, भारत के ऊपर राज्य कर रहे हैं, भारत की ही सारी सुविधाओं को से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहीं रहकर, यहीं खाकर, यहीं पर अपना शासन जमाकर वे खुल्लम खुल्ला इस देश की निंदा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को गलत ठहरा रहे हैं, यहाँ की संस्कृति का हनन कर रहे हैं, यहाँ के रीति रिवाजों का दोहन कर रहे हैं और जो भारत के मूल नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं के ऊपर वे अपना शोषण, अपनी यातना करते हुए, उन पर नित्य अत्याचार करते हुए अपनी धाक जमा रहे हैं। आगे वह कहता है कि हम लोग भी उस नमक की तासीर से बेअसर नहीं हैं, पर हमारी हड्डियां उसी से बनी हैं। इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि हमारे देश के नमक की क्या तासीर है। हम लोग खूब जानते हैं श्रीमान कि कहीं दूसरी बार भारत में आ गए तो एकदम नमक की खानी में जाकर नमक हो जाएंगे। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक इस तथ्य को रेखांकित करने का प्रयास कर रहा है कि जो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं वो सभी इस नमक से प्रभावित हैं, अर्थात वे उससे बेअसर नहीं हैं। जिस व्यक्ति का जन्म ही भारत की भूमि पर हुआ है वो भारत के सिद्धांतों से, रीति रिवाजों से, उसके कण कण से पूरी तरह से वाकिफ है। व्यक्तियों के मन के प्रत्येक रग के अंदर, उनकी खून की प्रत्येक बूंद के अंदर भारतीयता समाहित है, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना समाहित है। जिस कारण वह कहता है कि जो भी आकर इस देश को भला बुरा कह रहे हैं वे केवल अपनी शेखियां झाड़ रहे हैं और एक दिन वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे आशा का अंत निबंध के महत्वपूर्ण अवतरण, जिसकी हम लोगों ने व्याख्या पक्ष को देखा। तो बच्चों, आज के पाठ में हम लोगों ने आशा का अंत निबंध की सारांश को देखा। सारांश के साथ ही
आशा के अंत निबंध के मूल अवतरणों की व्याख्या पक्ष का अध्ययन किया। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं। जो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर आशा का अंत निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय प्रश्न में जो बनता है वह इस प्रकार है कि आशा का अंत निबंध के महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या कीजिए। साथ ही आशा का अंत निबंध की भाषा शैली पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये थे आज के पाठ के आधार पर प्रश्न जिनको हम लोगों ने देखा और समझा। बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिए और जहाँ पे भी आपको असुविधा होती है आप अपने संबंधित शिक्षक से उनके समाधान लेने का प्रयास कीजिए। तो आज के पाठ में बस इतना ही। आगे के पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।